KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ गुंजन हियर एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने कमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है जून 2025 का, और जो कमिंग एग्जाम है दिसंबर में होगा, तो बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन देन एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। तो यदि फॉर्म आ जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, दिस इज नॉट गुड। सो फॉर्म आने को आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, बट आई थिंक आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रही हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी लिख सकते हैं। देन यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप पीडीएफ भी आप मांग सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं और मोस्ट प्रिमेटिव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर जनरेट अ सेल लाइन विथ अ म्यूटेशन इन द MED2 जीन। एक रिसर्चर हैं जिन्होंने जनरेट किया है सेल लाइन म्यूटेशन को MED2 जीन के द्वारा, दैट रेंडर ऑफ द प्रोटीन नॉन फंक्शनल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सेलुलर फिनोटाइप। अब ये यहाँ पे कह रहा है ये दो म्यूटेशन हो जाता है MED जीन 2 में, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सेलुलर फिनोटाइप, तो किस तरीके का जो है फिनोटाइप डेवलप होगा। सो ऑप्शन ए है सेल अरेस्ट परमानेंटली इन G2 फेज, सेल अंडरगो एपोप्टोसिस ड्यूरिंग S फेज, सेल इंटर एनाफेज प्रीमेच्योरली एंड लीडिंग टू एन्यूप्लॉइडी। ऑप्शन डी है सेल आर अनेबल टू कंडेंस देयर क्रोमोसोम इन प्रोफेज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज सेल इंटर एनाफेज प्रीमेच्योरली लीडिंग टू द एन्यूप्लॉइडी, राइट। तो यहाँ पे जो भी रिसर्चर ने जनरेट किया सेल लाइन को विथ ए म्यूटेशन के साथ, जो म्यूटेशन किस में हुआ है, MED2 जीन में हुआ है, एंड दैट रेंडर्स द प्रोटीन नॉन फंक्शनल, इसकी वजह से जो प्रोटीन है नॉन फंक्शनल हो जाती है। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सेलुलर फिनोटाइप, अब किस तरह का यहाँ पे फिनोटाइप डेवलप होगा यदि MED जीन 2 म्यूटेट हो जाता है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं और फोर्थ ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, सेल इंटर एनाफेज। जैसे ही सेल एनाफेज में एंटर करेगा प्रीमेच्योरली लीडिंग टू एन्यूप्लॉइडी, और वहां पे एन्यूप्लॉइडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। MED2 जीन इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द स्पाइंडल असेंबली। MED2 जीन जो होते हैं वो स्पाइंडल असेंबली के कोर कंपोनेंट होते हैं, जो स्पेंडल असेंबली चेक पॉइंट सैक जिसको कहते हैं, इट जनरेट द वेट सिग्नल एट अनअटैच्ड किनेटोकोर टू इनहिबिट द APCC। तो ये सिग्नल का काम करते हैं और किनेटोकोर को इनहिबिट करते हैं। विदाउट ए फंक्शनल सैक ड्यू टू MED2 म्यूटेशन APCC इज एक्टिवेटेड इवन इफ क्रोमोसोम आर नॉट प्रॉपरली अटैच्ड। यदि क्रोमोसोम जनरली अटैच नहीं होता है फिर भी ये क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, लीडिंग टू प्रीमेच्योर एनाफेज एंड क्रोमोसोम मिससेग्रीगेशन। और वहाँ पे प्रीमेच्योर एनाफेज होगा और क्रोमोसोम का मिससेग्रीगेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। यानी सेग्रीगेशन यानी मिससेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, दैट प्रोसेस इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। और यहाँ पे एनाफेज में जो होता है प्रीमेच्योर में ही वो अटैच हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो काम करता है वो कौन क्या है, एक सिग्नल काम करता है जिसको अनअटैच किनेटोकोर APCC कहते हैं, सैक कहते हैं, स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ए सेल विथ ए होमोजाइगस डिलीटेशन ऑफ द जीन इनकोडिंग द E3 ubiquitin ligase CF, which of the following protein would you expect to be स्टेबलाइज। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो होगा वो स्टेबलाइज हो सकता है इन ए सेल विथ ए होमोजाइगस डिलीटेशन। यदि एक सेल में होमोजाइगस डिलीटेशन जीन जो इनकोडिंग करता है उसका डिलीटेशन हो जाता है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्टेबलाइज, तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन जो है स्टेबलाइज होगा। ऑप्शन ए है साइक्लिन बी, ऑप्शन बी है P27 कीप, ऑप्शन सी है सेक्यूरिन एंड ऑप्शन डी है विल्व। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है P27 K1A CK1। So the SCF complex, particularly SCF into SKP2, is responsible for the ubiquitination and degradation of P27 and KIP1, especially as the cell move from G1 to S phase. Loss of SCF function would lead to an accumulation of P27, resulting in sustained inhibition of the cycling ACDK2 complex and likely in G1 arrest. इसके वजह से G1 phase जो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था और करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता है कि जो P20 से P53 है उसको गार्जियन ऑफ सेल कहा जाता है और P27 को गेट कीपर ऑफ सेल कहा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट है जर्मिलाइन म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द BRCA1 जीन। According to the Kundenson hypothesis, what is the second hit that would lead to the breast cancer development? अब यहाँ पे कह रहा है कि what is the second hit? सेकेंड हिट क्या है जिससे ब्रेस्ट कैंसर का डेवलपमेंट होता है, और ये सिर्फ कहाँ किया गया है, कुंडोनसन हाइपोथेसिस, जिसमें BRCA1 जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन ए है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप BRCA1 एलील, ऑप्शन बी है एसोमेटिक म्यूटेशन और लॉस ऑफ द सेकेंड वाइल्ड टाइप ऑफ BRCA1 एलील, ऑप्शन सी है एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन MyC एंड फास्फोडाइलेशन ऑफ BRCA1 प्रोटीन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है सोमैटिक म्यूटेशन और लॉस ऑफ द सेकेंड वाइल्ड टाइप BRCA1 एलील। Explanation. So, BRCA1 is a tumor suppressor gene involved in the DNA repair. Kundenson true hit hypothesis states that for such gene, the first hit can be a germline mutation, जिसको inherited कहते हैं, और जो second hit is the somatic event, that is the mutation in deletion or loss of heterozygosity that inactivate the remaining functional allele, leading to the complete loss of the function and cancer predisposition. So correct answer जो है ऑप्शन बी है somatic mutation or loss of second wild type BRCA1 allele. The drug Taxol, जिसको हम paclitaxel, is a microtubule stabilizing agent used in the chemotherapy. How does it primarily kill the cancer cell? अब यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि the drug Taxol, जिसका paclitaxel एक माइक्रोट्यूबुल स्टेबलाइजिंग एजेंट है, यूज इन द केमोथेरेपी, हाउ डज इट प्राइमरली किल द कैंसर। अब ये कह रहा है कि ये कैंसर सेल को कैसे किल करता है। सो ऑप्शन ए है बाय इनहिबिटिंग DNA टोपोआइसोमेरेज ड्यूरिंग एस फेज, ऑप्शन बी है बाय एक्टिवेटिंग द G1S चेकपॉइंट, ऑप्शन सी है बाय blocking the chromosome segregation and arresting cell in mitosis, and option D है by inhibiting the binding of growth factor to their receptor. So correct answer जो है ऑप्शन सी है by blocking the chromosome segregation and arresting the cell in mitosis. अब ये कह रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, by blocking the chromosome segregation। जैसे ही टेक्सोल का यूज किया जाता है तो वो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और जो माइटोसिस प्रोसेस होता है उसको अरेस्ट कर देता है। सो टेक्सोल स्टेबलाइज माइक्रोट्यूबुल्स प्रिवेंटिंग देयर डीपॉलीमराइजेशन, ये करता है कि प्रिवेंट कर लेता है और डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। दिस डिस्टर्ब द डायनेमिक इंस्टेबिलिटी क्रूशियल फॉर माइटोटिक स्पाइंडल फंक्शन, जिससे जो माइटोटिक स्पाइंडल फंक्शन होने वाले होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और काइनेटोकोर कैन नॉट अचीव प्रॉपर अटैचमेंट एंड टेंशन, सो लीडिंग टू द परपेचुअल एक्टिवेशन ऑफ द स्पाइंडल असेंबली checkpoint and the cell is arrested in mitosis, eventually triggering the apoptosis। जिसकी वजह से apoptosis प्रोसेस भी हो सकता है और सेल माइटोसिस प्रोसेस को अरेस्ट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है
Which of the following scenario would not be expected to promote the progression through the जीवन phase? अब यहाँ पे कह रहा है कि which of the following scenario would not be expected to promote progression through the जीवन phase? अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो जीवन फेज में नहीं होता है. So ऑप्शन ए है loss of the function mutation in the gene encoding the P16 INK4A protein. ऑप्शन बी है constitutive activation of the RAS GT phase. ऑप्शन सी है over expression of the transcription factor MOIC. एंड ऑप्शन डी है a loss of function mutation in the gene encoding the phosphatase. अब कह रहा है कि ऑप्शन ए जो दिया है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द जीन, वो जीन के जो फंक्शन में होता है वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है. जीन इनकोडिंग जो P16 INK4A प्रोटीन को इनकोड करता है. कंस्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ द रैस जीटी पेज, और ये रैस जीटी पेज को एक्टिवेट कर देता है. देन ऑप्शन सी है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है. और ऑप्शन डी है लॉस ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन इन द जीन. अब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है उस जीन में जो फॉस्फेटेज CDC25 को इनकोड करता है. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द जीन इंक्लूडिंग द फॉस्फेटेज CDC25A. अब ये कह रहा है कि CDC25A में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है जो फॉस्फेटेज जीन को इनकोड करता है. सो CDC25 इज ए फॉस्फेटेज दैट एक्टिवेट द साइक्लिंग CDK complex by removing the inhibitory phosphatase. It is particularly important for activating the cycling eCDK2 in late G1, and loss of its function would lead to less active CDK2, hindering the G1S progression. The other option all remove the break all the cell cycle. यानी P16 inhibits CDK, 416, RAS and mice are the oncogene signal. तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है अ सेल इज ट्रीटेड विथ पोटेंट ATM ATR काइनेज इनहिबिटर एंड देन एक्सपोज्ड टू आयनाइज द रेडिएशन. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम? अब यहाँ पे एक सेल को ATM और ATR से ट्रीट किया जाता है जिसमें काइनेज जो होता है इनहिबिटर के जैसे काम करता है. देन एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन. अब फिर उसको हम आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए डाल देते हैं. तो उसका आउटकम क्या होगा? रोबस्ट P53 स्टेबलाइजेशन एंड P21 इंडक्शन. ऑप्शन बी है नॉर्मल अरेस्ट एट द G1S चेक पॉइंट. ऑप्शन सी है फेलियर टू इनिशिएट द DNA डैमेज रिस्पॉन्स एंड कंटिन्यू द सेल साइकिल प्रोग्रेशन. एंड ऑप्शन डी है हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द सैक एंड माइटोटिक अरेस्ट. अब जो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है फेलियर टू इनिशिएट द DNA डैमेज और रिस्पॉन्स टू एंड कंटिन्यू सेल साइकिल प्रोग्रेशन. और सेल का डिवीजन लगातार होता रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सेल क्या होता है इमोर्टल होता है और कंटिन्यू डिवीजन शुरू हो जाता है. सो ATM is the primary kinase activated by the double stranded break. It is phosphorylated and activated by the K player like CHK2 and P53. Inhibiting the ATM ATR would cripple the entire DNA damage signaling cascade, and the cell would not sense the damage or checkpoint would not be activated, and the cell would proceed into S phase with a damaged DNA promoting the genomic instability. और इससे जो होता है जीनोमिक इनस्टेबिलिटी प्रोमोट होने लगता है क्योंकि डैमेज DNA आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं और वो एस फेज में पहुंच जाते हैं. आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा. और ये एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं. पार्ट सी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम रिफर टू द सॉर्टिंग ऑफ टेलोमियर्स इन सोमैटिक सेल. कैंसर सेल ओवरकम दिस बाय. अब द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ टेलोमियर्स इन सोमैटिक सेल, कैंसर सेल ओवरकम दिस बाय. इसमें कैंसर सेल कैसे होगा? ऑप्शन ए है अप रेगुलेटिंग टेलोमेरेज एक्टिविटी. ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज अल्फा. ऑप्शन सी है एक्टिवेटिंग अल्टरनेटिव लेथरिंग ऑफ टेलोमियर पाथवे. एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. द मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर 85 to 90%
रीएक्टिवेट द एंजाइम टेलोमेरेज। टेलोमेरेज की वजह से ही आपको पता है कि 82, 85, 90% जो कैंसर होते हैं टेलोमेरेज की वजह से हैं। टू मेंटेन द टेलोमियर लेंथ, a significant minority 10 to 50% use a recombination based mechanism called the alternative lengthening of telomerase, जिसको हम ALT पाथवे कहते हैं। बोथ मैकेनिज्म कन्फर्म रेप्लिकेटिव इमोटिलिटी, अ हॉलमार्क ऑफ द कैंसर। और जो है टेलोमेरेज और ALT दोनों ही पाथवे ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैंसर प्रोसीड हो रहा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटीन P10 is a tumor suppressor that act as a phosphatase. Its primary substrate is, द प्रोटीन P10 जो है ट्यूमर सप्रेशन है और वो फास्फेटेज के जैसे काम करता है। इट्स प्राइमरी सबस्ट्रेट जो है ऑप्शन फॉस्फोराइलेशन ऑफ रैप प्रोटीन, ऑप्शन बी है फास्फोटिडाइन आइनोसिडार 3,4,5 ट्राइफॉस्फेटेज PIP3, ऑप्शन सी है साइक्लिन डी एंड ऑप्शन डी है P53। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है फास्फेटिडाइल आइनोसिडाल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेटेज। So 3,4,5 triphosphate and PIP3, P10 dephosphorylate PIP3 to PIP2। अब P10 जो है वो PIP3 को PIP2 में dephosphorylate करता है। PIP3 is a crucial second messenger that activate the pro-survival and proliferation AKT PKB signaling pathway, and by degrading PIP3, P10 act as a powerful brake on this pathway. Its loss led to the constitutive AKT signaling promoting the cell growth and survival. So यहाँ पे जो है फास्फोटिडाइल आइनोसिटॉल एंड ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो प्राइमरी सबस्ट्रेट के जैसे काम करते हैं फॉर द फॉस्फेटेज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।